नमस्कार, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अभी आंदोलन किसानों का हमारे देश में राजधानी के आसपास चल रहा है। राजधानी की जो 2-3 सीमाएँ किसान मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं, जमे हुए हैं। 3 कृषि कानूनों के विरोध में। गणपत जी आपकी आवाज पर्टिकुलरली कम आ ये रही जो है। कृषि के कानून है वो अभी आए हैं और अभी अच्छा, तो जो ये कानून है अभी किसानों के मुद्दे पर जो 3 कानून अध्यादेश जो लाए गए हैं, उन कानूनों को अभी के मद्देनज़र हम देखें अभी के आंदोलनों को, तो वो एक कारण है। लेकिन उस कारण के अलावा भी हमारे आंदोलन लंबे समय से होते रहे हैं। आज़ादी के दौरान भी अगर आप देखें तो उसमें भी किसानों के आंदोलन हुए थे। शुरुआत में भी किसानों के आंदोलन हमें दिखाई पड़ते हैं। अगर हम हमारी आज़ादी का इतिहास में हमें बहुत सारे ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहाँ पे किसानों के मजबूत आंदोलन रहे हैं और उन मजबूत आंदोलनों ने हमारे जो उस समय की जो सरकार थी उसको मजबूर किया और हमारा जो स्वाधीनता आंदोलन जो था उसको एक मजबूती प्रदान की। तो किसानों के जो आंदोलन है वो सिर्फ कोई में नहीं देखे जाने चाहिए कि ये अभी की कुछ एक घटना है। भारतीय समाज जिसको हम एक कृषि प्रधान समाज मानते हैं, समाज के जो ताना-बाना है वो कृषि के इर्द-गिर्द निर्मित हुआ है। हम कहते भी आए कि भारत की 80% जो जनता है, वो गाँवों में निवास करती है। गाँवों में निवास करती है जब हम कहते हैं तो ये स्वतः इम्प्लाई हो जाता है कि उनका जीवन कुछ चाहे वो डायरेक्ट कृषि ना कर रहे हों। तो ये बात हमारे भारतीय समाज के संदर्भ में हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए। एक आज की बातचीत हम शुरू करने जाएँ उससे पहले मैं एक एनेक्डोट यहाँ रखना चाहता हूँ। एक बहुत छोटी-सी बातचीत थी, ये थी 2000 के आसपास तो जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम होने थे और दिल्ली में कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो दिल्ली के बारे में जानते हैं। अनुभव है कि दिल्ली में किस तरह से जो डीडी तरह से है या वो कैसे है। तो जो दिल्ली के वो जब बने थे बस स्टॉप, तो उन बस स्टॉप के दौरान अभी आपने जो देखे होंगे वो 2010 में बने थे, 2000 के आसपास कुछ और बस स्टॉप और उससे पहले पुराने तरह से थे। अगर हम उन बस स्टॉप को देखें तो पुराने ये थे जहाँ पे आप लोग लाइन लगा के खड़े रहते थे और उसमें एक-एक करके बस में घुसने की जगह थी। 1 से 50 लोग अकोमोडेट हो सकते थे। उसके बाद जो बने जो है वो संख्या 50 20 लोगों 10 में वो बस 8-10 लोगों के बैठने की जगह है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो ये बस स्टॉप हाल-फिलहाल में बने, वो जो दिल्ली की जो डीटीसी की जो जनता है, जो लोग डीटीसी में सवारी करते हैं, उन लोगों को ध्यान में रख के नहीं किया गया। तो हम लोग अक्सर ये मज़ाक करते थे, ये बात करते थे जब बाहर निकलते थे कि ये जो नीति जिन लोगों ने बनाई है, यहाँ पर दिल्ली में बसों के लिहाज से कि नए बस स्टॉप किस तरफ से हो, उन लोगों ने शायद इन बसों यात्रा फिर वो लोग इस बात से हमेशा बेखबर रहे कि बसों में जो यात्राएँ करते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, उन लोगों से इन्होंने कोई राय मशविरा नहीं किया। तो ये एक सामान्य-सी बातचीत है, जो कि हम देखते हैं कि हमारे नीति निर्माता जो है, नीति जब बनाई जाती है, तो उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि कैसे हम लोग जो प्रभावित हो रहे हैं, जो स्टेक होल्डर है उस एरिया के, उन पर हम ध्यान नहीं देते हैं और जो नीति है वो बना दी जाती है उस मॉडल यूरोप हो या हमारा कोई पुराना मॉडल हो या फिर कहीं के देखा हो कहीं 4 लोगों ने बैठ के डिस्कस कर लिया हो। तो ज़रूरी जो स्टेक होल्डर है उससे हम बात करें। ये एक छोटी-सी मैंने इसमें कुछ बातें जोड़ी हैं। बातों बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। तो बातचीत का ये कि 60 मिनट हमारे वक्ता जो है वो उसपे बोलेंगे और फिर हम लोग आपस में चर्चाएँ जारी रख सकते हैं। अभी सबसे पहले मैं बात करने के लिए आमंत्रित करता हूँ दीपक जी को। दीपक जी? हाँ जी, मेरी आवाज जा रही ठीक से? बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी ठीक है। असल में गणपत जी की आवाज मुझे थोड़ी कम आ रही थी, जी, लेकिन ठीक है। तो हाँ, कोई नहीं।
मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा, 5-7 मिनट हम लोग रख सकते हैं। दरअसल मुझे लगता है कि अभी हम क्यों किसानों पे बात कर रहे हैं, किसान आंदोलन पे बात कर रहे हैं, इसके कुछ संदर्भ हम लोगों को जरूर देखने समझने होंगे। एक तो मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि मतलब मैं कहूँ कि किसान की जो उपस्थिति है, वो दरअसल हमारे समाज में ही जीवन की उपस्थिति है। तो अगर हम उनको नकारते हैं या उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं या उनकी समस्याओं को बेहतर तरीके से डील नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम अपने जीवन की समस्याओं को बेहतर तरीके से डील नहीं करते या उनसे थोड़ा मुख मोड़ रहे हैं, उनके प्रति उतने जिम्मेवार नहीं हैं। दरअसल अभी की जो बात है वो उन किसान बिलों को लेकर तो है ही, जो खेती से संबंधित बिल आए हुए हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी मुझे लगता है कि इसकी एक पृष्ठभूमि है। आखिर मुझे नहीं लगता कि कभी मैंने सुना है कि कोई एसी बनाने वालों का कोई ऐसा संगठन है या जूते चप्पल या वस्त्र बनाने वालों का या कोई भी और हमारे जो उपभोक्ता सामग्री है, उसके बनाने वालों ने कभी कोई आंदोलन किया होगा कि उनके हितों की रक्षा की जाए, उन्हें मूल्य वृद्धि के लिए किया जाए, उनका एमएसपी कुछ होता है कि नहीं होता है। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है खेती बाड़ी किसानी को लेकर के, यही कहीं ना कहीं हाशिए पर जा रहा है। तो मुझे लगता है कि पिछले कई वर्षों से कुछ सरकारों की और कुछ राष्ट्रीय स्तर पे जो नीतियां बनी है, वो बहुत अधिक मुझे लगता है कि किसानों बात तो बहुत करती हैं वे, लेकिन किसानों के पक्ष में कितना हो पाता है, इसको देखने की थोड़ी जरूरत है। और उसी के चलते मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों से हम देखें कि हर साल 12-13 हजार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि मतलब 70% जो परिवार हैं वो उपज की लागत भर ही कमा पाते हैं, 9 करोड़ खेतीहर परिवारों में से। तो ये जो स्थितियां हैं, ये मुझे लगता है कि और उनके जीवन को मुश्किल बना रही हैं। और जिस एमएसपी को लेकर के आज इतनी चर्चा है, उस पे भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूं या थोड़ा सा उसका जिक्र करूं, हालांकि आप सब लोग उससे वाकिफ होंगे। मुझे लगता है कि 94% जो किसान है हमारे देश के, वो अपनी उपज ऐसे ही बेचते हैं। एमएसपी पे जो लोग बेचते हैं, उनकी जो आबादी है, उनकी जो संख्या है, वो महज 6% है। महज 6% किसान एमएसपी पर अपनी उपज को बेच पाते हैं, वरना 94% किसान तो यूं ही बेचते हैं। तो ये पिछले कुछ वर्षों से, या मैं कहूं कि पिछले कई वर्षों से जो किसानों की अनदेखी हुई है, उसका ये खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं कि आज किसान सड़कों पे हैं। मतलब जो किसान हमारे अन्नदाता हैं, जिन किसानों को लेकर के हम इतनी बात करते हैं, सारी सरकारें आती हैं तो चुनने से पहले उनकी नीतियों के केंद्र में वो किसान ही होते हैं। किसान उनको वोट करते हैं, लेकिन उनके वोट करने के बाद मुझे लगता है कि कई बार शायद बहुत सारी चीजें ऐसी होती होंगी जिन पर कि किसानों को उस तरह से हम लोग फोकस नहीं कर पाते होंगे। कुछ आंकड़ों पर ही मैं बात करूं, मुझे नहीं लगता कि हम और किस तरह से बात कर सकते हैं, इन कानूनों को लेकर के देखें या किसानों की जो व्यथा है हम उसको लेकर के देखें। तो मुझे लगता है कि फिर मैं थोड़ा एक आंकड़ा ही लेने की कोशिश करूंगा। मैं जब कह रहा हूं कि पिछले कई वर्षों से, तो मैं 1997 से 2006 के बीच का एक आंकड़ा जो मुझे मिला, उसको मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करूं। 1997 से 2006, 1997 वह वर्ष है जब नई अर्थनीति के आए हुए 2-4-5 साल हो गए थे और उसके परिणाम दुष्परिणाम, अच्छे परिणाम और बुरे परिणाम भी सामने आने लगे थे। तो 2000 मतलब 1997 से लेकर के 2006 के बीच में, यानी लगभग 10 वर्षों का जो स्पैन है, उसमें लगभग 1,66,304 किसानों ने आत्महत्या की। ये बड़ी संख्या होती है। आखिर 1995 से और 2011 के बीच 7,50,000 किसानों ने आत्महत्या की। तो अगर हम कहते हैं कि हम किसानों के लिए नीतियां बना रहे हैं, तो फिर किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? 2001 की जनगणना बताती है कि पिछले 10 वर्षों में 70 लाख किसानों ने खेती छोड़ दी है। तो अब ऐसे अगर खेती घाटे का सौदा होती रही,
तो फिर मुझे नहीं लगता कि इस तरह से हम अपने देश को या अपने देश की अर्थव्यवस्था को कुछ अच्छा करने वाले हैं। और ये जब से ये जो पूरी विसंगति है वो तब से और सघन हुई है, जब से मुझे लगता है कि मैं कहूँ उसके इसलिए हम लोग अक्सर एक मतलब टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि जो खेती का कारपोरेटीकरण है उसने किसानों की समस्याओं को भी बढ़ाया है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे संदर्भ को अगर हम देखें तो किसानों की जो एमएसपी की मांग है वो जायज है, लेकिन सरकार की फिर उसके लिए पहलकदमी क्या है, सरकार ने क्या सोच रखा है। सरकार कह रही है कि वो खत्म नहीं होंगे, तो ठीक है, हमें उसकी बात पर यकीन करना चाहिए, लेकिन आखिर किसान क्यों नहीं यकीन कर पा रहे हैं? जब सरकार कह रही है कि वो एमएसपी बहाल रहेगी, तो मुझे लगता है कि एमएसपी पर ही बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बात होनी चाहिए कि एमएसपी पर जब किसान 6% ही बेचते हैं, 94% किसान इस देश के एमएसपी पे अपनी उपज नहीं बेच पाते हैं, तो ये एक बड़ी विसंगति है। हम मंडी में नहीं बेच सकते। इसके पहले ही जो कारपोरेटीकरण है उसका, खेती के कारपोरेटीकरण ने किसानों की समस्याओं को बढ़ाया है। और हम बजट से पहले, मैं किसी सरकार, किसी पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सारी पार्टियों, सारी सरकारों को लेकर के देखने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप देखिएगा कि कोई ऐसी सरकार, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके घोषणा पत्र में किसानों के लिए अच्छी अच्छी बातें नहीं हो। लेकिन मैं पिछले 25-30 वर्षों से जब मैं ठीक ठाक से इन चीजों को देख रहा हूं, तब से मुझे लग रहा है कि हमेशा किसान हाशिए पर है और हमेशा उसके दुख बढ़ते ही जा रहे हैं। जो प्रेमचंद का किसान था, लगभग आज वही आज भी उसी स्थिति में है कि वो आत्महत्या कर रहा है, वो अपनी खेती छोड़ने को मजबूर है। तो मुझे लगता है कि हमने खेती किसानी को कोई लाभ का या कोई मुनाफा वाला सेक्टर ही नहीं रहने दिया है, और इसलिए वहाँ ये दिक्कतें अधिक हैं। हम लोग थोड़ा इस पे और आगे बात कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम है या फिर जो कंट्रोल लिस्ट से बाहर कई चीजों को कर दिया गया है, ठेके की खेती को बढ़ावा दिया गया, कारपोरेट घरानों के कब्जे में, तो ये तमाम आशंकाएं हैं किसानों की, वो मतलब यूं ही नहीं है कि वो किसान है, नहीं समझते हैं चीजों को। नहीं, वे पढ़े लिखे लोग हैं। किसान ऐसा नहीं है कि किसान बेवकूफ लोग हैं और उनको बहुत आसानी से कोई भटका सकता है, बरगला सकता है। उनकी समस्या है, उनकी समस्या जो है उसके जड़ में जाने की जरूरत है, और तब लगता है कि हम लोग शायद उनकी समस्याओं को बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे, एड्रेस कर पाएंगे। मुझे तो लगता है कि जो बातचीत और जो संवाद है वही कहीं शायद सही दिशा में न जा करके अपने अपने जो हमारे स्टैंड है, हम उस पे बहुत मजबूती से काबिज हैं। और लगता है कि जो किसान अपनी आवाज उठा रहे हैं, सरकार को लगता है कि वो विपक्ष की साजिश है, और विपक्ष को लगता है कि सरकार हमारी सुन नहीं रही है। दरअसल हम सरकार और विपक्ष की बात न करके अगर किसानों की ही बात करें तो सीधे सीधे किसानों के पक्ष में इन चीजों को रखने की जरूरत है और उनकी ओर से देखने की जरूरत है कि आखिर क्यों जो पिछले आंकड़े बता रहे हैं वो खेती मुनाफे का सौदा क्यों नहीं है, किसान कोई क्यों नहीं खेती करना चाहता, क्यों लोग अपनी जमीन छोड़ करके बाहर कहीं भी और कहीं जाते हैं अपनी आजीविका के लिए। अगर उनकी आजीविका उनके घर में, उनकी जमीन पर ही मिलने लगे, तो फिर वो जो आंकड़ा है 2001 से का आंकड़ा कि पिछले 10 वर्षों में, यानी 2000 से लेकर के 2001 के बीच में पिछले 10 वर्षों में 70 लाख किसानों ने खेती छोड़ दी। तो ये जो 70 लाख किसानों ने खेती छोड़ दी, वो क्यों छोड़ दी है? अगर खेती इतनी अच्छी बात होती तो जो हम कहते थे कि उत्तम खेती मध्यम बान निशित चाकरी भीख निदान, तो अब उत्तम खेती नहीं रही, वो घाटे का सौदा है। वो आपको किसानों को आत्महत्या की ओर लेके जा रही है, और मुझे लगता है कि उसे ही सुरक्षित रखने की जरूरत है जहां किसान अपने हितों को, अपनी आजीविका को सुरक्षित रख पाए। तो मुझे लगता है कि किसान शायद बेहतर आश्वस्ति के साथ और थोड़ा इत्मीनान से सरकार के साथ बात कर पाएंगे। मुझे लगता है कि सरकार, उन किसानों ने, हम लोगों ने जिस सरकार को चुना है, उस सरकार को थोड़े और संवेदना के साथ, थोड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बातचीत करनी चाहिए और किसानों के साथ पेश आना चाहिए। फिलहाल मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, और भी सारे लोग हैं तो बीच में हम और बातचीत करते हैं। जी। जी,
बहुत-बहुत धन्यवाद इन टिप्पणियों के लिए। और ये बात सही है जो आपने इसमें उठाई कि एमएसपी जो है, वो बहुत उसका दायरा बहुत सीमित है। उसका जो किसान है, वो बहुत कम प्रतिशत लोग हैं जो उससे जुड़े हुए हैं। और जो नीतियों की बात भी आपने जो है, एकदम सटीक है। मेरा हम सब लोग कहीं न कहीं अगर देखें हिंदुस्तान में, जो मैंने अभी आपको एक टिप्पणी की थी, भारत का 80% समाज जो है वो किसान समाज है। तो आज हम शिक्षक बन गए या शिक्षा में आ गए, या फिर हम लोग में से बहुत सारे लोग काम करने लगे या कुछ और काम करने लगे। लेकिन हमारी जो अगर हम पूर्वजों को देखें, हमारे परिवार की 1-2 पीढ़ियों पहले देखें, तो वो किसान जीवन से किसी न जुड़ते रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर हम ये बात करने जाएँ कहीं पे, या फिर इस तरह की बातें करें कि किसी हम वो कुछ-कुछ तो जानते ही हैं। तो इस लिहाज से हमारे घरों में भी हम देखते हैं इस तरह से नीतियाँ, किस तरह से जो है चीज़ें रहती हुई आई है। तो इस लिहाज से हमें ये देखना चाहिए इसमें कि जो 6% जो किसान एमएसपी पे जो अपनी फसलें बेचते हैं, वो लोग हैं जिन्होंने हरित क्रांति अपनाई, और वो लोग हैं जिन्होंने बड़े पैमाने खाद्यान्न संकट जो है हल करने के लिए जो आगे आए थे, वो लोग हैं। बाकी इस देश में जो बड़ी संख्या है किसानों की, वो किसान जो है बहुत छोटे लेवल पे अन्न पैदावार करते। पिछले कुछ दिनों ही हम लोग बात कर रहे थे कि जो वैज्ञानिक तरीका है कृषि का, या फिर जो औद्योगिक तरीका है, औद्योगिकरण जो कृषि में, वो यहाँ पे हमारे यहाँ पे पूरे देश भर में उस रूप में नहीं आ पाया। आज भी गाँव नए तरह के जो हो सकते हैं, वो बहुत कम तरीके से जो है अब लागू किए जाने लगे, बहुत पहले लागू नहीं किए जा सके। तो हम ये एक टिप्पणी कर सकते हैं कि जो आजकल की जो वो एक संक्रमण की अवस्था से गुजर रही थी, और उस संक्रमण की अवस्था में जब कभी कोई समाज, कोई व्यक्ति भी गुजरता है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है संवाद का। तो जो संवाद, वो एक अच्छी की जा सकती है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए अब मैं निवेदन करता हूँ डॉक्टर रश्मि चौधरी जी से कि वो आए और अपनी बात कहें। डॉक्टर रश्मि चौधरी जो सबाल्टर्न स्टडीज़ के जो इतिहासकार हैं, उनमें एक उभरता हुआ एक बड़ा नाम है। इनका जो 2-3 इतिहासकार ने हिंदी में ये अपना योगदान दिया है, उनमें बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। तो उनका जो पीएचडी का शोध कार्य जो था, वो 1857 के आसपास वहाँ पे जो भोजपुर के क्षेत्र में जो लोग आंदोलन कर रहे थे, तो वो उस नज़रिए से उसमें, और स्वावलंबन के परिप्रेक्ष्य में कैसे किसानों का परिस्थिति रही, कैसे उन्होंने आंदोलन किया, और उसके बाद में आज़ादी के दौर में किसानों की स्थिति क्या रही, उस पर और उसका सामाजिक जो परिदृश्य हमारा है, उस पर अपनी टिप्पणी देंगी। आदरणीय डॉक्टर रश्मि जी। बहुत-बहुत धन्यवाद गणपत, और जो भी उपस्थित है सबको मेरा सादर प्रणाम। अभी जो चल रहा है किसान आंदोलन को लेकर, बहुत ही संवेदना के साथ जुड़े हैं हम भी, क्योंकि कृषि एक ऐसा चीज़ है जिस पे सब कोई निर्भर करता है, और सबको जैसा पता है कि 80% लोग गाँव में रहते हैं, और आज नहीं, ये बहुत प्राचीन काल से ही रहते आ रहे हैं और कृषि पर ही सब निर्भर करते हैं। तो मैं सबसे पहले थोड़ा-सा, गणपत ने जैसा बताया, चूँकि मेरा किसान मूवमेंट को लेके पूरा काम तो नहीं है, लेकिन जो 1857 के परिप्रेक्ष्य में मैंने देखा है जुड़ करके, तो उसमें आम जनता और किसान का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसे मैं थोड़ा-सा आपको पीछे ले जाना चाहूँगी। एक बहुत अच्छी कविता है किसान को लेकर के ही, अ, भैया दुनिया कायम बा किसान से, हो भैया गरीब किसान आज हो हो भूखे मरत बा, कर्जा, जोत और जमीन के कटाव से। ई कैसन सुराज बा, क्योंकि आजादी तो करीब 73 साल पहले से मिल गई है, फिर भी कह रहा है, ई कैसन सुराज बा कि अब हो सोने की क्या कठवा के भी थारी के मुहाल भई। असल सुराज होई त किसान सुख पहिए, असरा रहे ई जुगान से। भारत के किसान सुख पावसु बिनवत बानी भगवान से,
हो भैया। माने भगवान से तब भी प्रार्थना कर रहे थे और आज भी प्रार्थना कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात है जो किसान की बातों को, किसान की जो संवेदना या उनकी फीलिंग है उसको क्यों नहीं समझते हैं? सरकारें तो बनती हैं, आती हैं, जाती हैं, लेकिन फिर भी किसान को लेकर के जो माने इस कविता में ही देखिए कितना मार्मिक चित्रण माने किया गया है, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा माने जो उनकी डिमांड है वो कुछ वैसी डिमांड नहीं रखे हैं जिसको पूरा ना किया जा सके, लेकिन फिर भी वो पूरी नहीं होती है। इस संदर्भ में मैं थोड़ा-सा आपको पीछे ले जाना चाहूँगी, ये आज से नहीं, इसे मैं 2 भारतीय इतिहास या भारतीय समाज में किसानों की भूमिका को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और और मुझे ऐसा लगता है कि हर जन क्रांति के पीछे इनका मुख्य आधार किसान होते हैं, या आम जनता होती है। तो मैं इसे 2 तरह से देखती हूँ। जैसे 1857 के स्वाधीनता संघर्ष में किसानों की क्या भूमिका थी? आखिर क्यों वो इस आंदोलन में जुड़े? लोग तो इसे पहले सिपाही विद्रोह कहते थे कि सिपाहियों ने इस विद्रोह करके किया, लेकिन बाद के हाल के दिनों में जब 100 साल पूरे 150 साल पूरे होने पर जब कार्य किया गया तो इसमें पता चला कि केवल उनका नहीं, इसमें आम लोगों का किस बहुत बड़ी संख्या में भागीदारी थी किसानों की, जो न केवल साथ मिलकर के संघर्ष में किए बल्कि वो अपने हाथ में जो खेती काम के उपयोग में लाए जाते थे जैसे कुदाल और क्या माने भाला, डंडा ये सब को लेकर के वे दौड़ पड़ते थे और कहते थे कि कुछ भी हो हम अपनी खेती को बचाने के लिए, अपने खेत को बचाने के लिए पहले देश को बचाएँगे फिर अपने खेत को बचाएँगे, ये भावना थी उनमें। तो ये फीलिंग मैं देखती हूँ क्योंकि उनकी नज़र में जो उस समय देसी रियासतें थीं, ज़मींदार थे या सामंत होते थे, वो सब उनके लिए स्थानीय राजा के रूप में होते थे। उनको लगता था कि अगर हम इनका साथ देंगे तो फिर ये हमारे खेतों को बचाएँगे, हमें लगान कम देना होगा। तो जो उनकी कर्ज की गुहार उस समय भी थी, जो कर्जा लेके वो काम करते थे, तो उनको लगता था कि उस समय भी वही है, आज भी वही देखा जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इतने साल होने के बाद भी वही स्थिति, वैसी यथास्थिति बनी हुई है? इसके बाद मैं थोड़ा-सा मध्यकाल में आपको ले जाना चाहूँगी कि मध्यकाल आते-आते भी किसानों की स्थिति वैसी ही बनी रही। उस समय जो लगान का 3/4 हिस्सा देना पड़ता था। 1860 के दशक तक उप बंदोबस्त की जो प्रथा लागू की गई, उसमें निचले खेतिहर मज़दूर या किसान होते थे, वो बहुत बदतर स्थिति में चले गए। मालगुज़ारी उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में देनी पड़ती थी। साथ-साथ 10 से 50% के अंतर्गत उन्हें उनसे लगान लिया जाता था। तो ये ऐसी स्थिति उस समय भी बनी रही और तालुकेदारी प्रथा भी लागू की गई थी, जिसमें 1881 ईस्वी की जो गणना हुआ उसमें करीब 1 करोड़ 15 लाख इन पर इनका सालाना ये किसानों को ज़मीन से मतलब देना पड़ा। उसके बाद 1921 में 1 करोड़ 20 लाख के लगभग इस तरह ज़मीन से इतना लोग अपने अधिकार को माने छूटता चला गया, माने उन्हें नज़रअंदाज उनके खेतियों को छीन लिया गया। लेकिन आज़ादी के कुछ जब 1917 में नील विद्रोह हुआ, नील के किसानों के विद्रोह में गांधी जी आते हैं, तब थोड़ा-सा बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि गांधी जी पर 1857 का बड़ा गहरा प्रभाव था और उन्हें लगता था कि उस समय जो आंदोलन चल रहा था जिसमें आम जनता, खेतिहर मजदूर, किसान जो हुए उनको ध्यान में रखते हुए वो स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, तो उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और 19वीं सदी के अंत होते-होते छोटे किसान और काश्तदार जो लोग थे, वो अब इतनी महँगाई हो गई थी कि वो जुड़ने लगे और गांधी के साथ मिलकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाएँ और उन्हें ऐसा लगा कि अगर हम इनके साथ जुड़ेंगे, तो आगे चलकर हमें और लगान से मुक्ति मने मिलेगी, कर्ज जो मेरे ऊपर है उससे मुक्ति मिलेगी। ऐसा मने उस समय देखा गया।
और उसी समय एक प्रतापगढ़ में एक बाबा रामचंद्र जो हुए, कहा जाता है कि उन्होंने बहुत से किसान आंदोलन को, जन क्रांति को आगे बढ़ाया। उनके साथ उनका इतना नाम हो गया था कि वो गांधी के समानांतर उनकी तुलना की जाती है, और लोग जहाँ गांधी नहीं होते थे बाबा रामचंद्र को देखते थे। और वो दोनों उनकी निगाह में लगता था कि ऐसी कहा भी जाता था कि बाबा रामचंद्र के रजवा प्रजा मजा उड़ावे, मतलब जब रामचंद्र का राज आएगा तो प्रजा एकदम लगान से मुक्त हो जाएगी, कर से मुक्त हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति उन दिनों में थी। उस धीरे धीरे फिर गांधी के साथ उन लोग अपना सोचे कि कैसे हम और आगे हमारी अवस्था में सुधार होगा। तो गांधी इस दिशा में आर्थिक स्वावलंबन पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि आर्थिक स्वावलंबन का राजनीतिक सामाजिक कारण तो है ही, सांस्कृतिक कारण भी बहुत है, लेकिन सबसे बड़ा आर्थिक कारण है। उसको वो लोगों के आर्थिक माने जीविका से जोड़ते हैं कि आप कैसे स्वावलंबी बनिएगा, कैसे आप अपनी खेती के माध्यम से और रोजगार माने प्राप्त करें। तो इसके लिए उन्होंने घर घर जाकर के चरखा का प्रयोग करना सिखाया, घर में स्त्रियों को जोड़ा और कहा कि आप अपने सूत से काटिए और खद्दर का प्रयोग कीजिए। खद्दर पहनिएगा तो आप अपना स्वतः उपयोग किए माने हाथों से बनाए हुए वस्त्र को पहनेंगे और आप में एक नई ऊर्जा आएगी। तो ये सब गांधी की मतलब एक देन है। तो ऐसे किसानों में, जैसे दीपक जी अभी कह रहे थे कि किसानों को और क्या किया जाए जिससे उनको उनके माने जीविका में खेती के अलावा और हो। तो ऐसे सरकार को सोचनी चाहिए कि आखिर हम उनका कैसे मतलब उनको और अधिक स्वावलंबी बनाए, उनके बच्चों को पढ़ने लिखने की व्यवस्था कैसे किया जाए, उन्हें किस रोजगार से जोड़ा जाए, गांव से निकाल कर शहर की को आगे आने वाली पीढ़ी अगर आना चाहते हैं तो कैसे, क्योंकि एक किसान क्या, अगर उनका बच्चा पढ़ना चाहता है, वो पढ़ाना चाहते हैं तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो अपने खेतों को बंधक पे रख देते हैं, वहां से कर्ज लेकर के वो अपने बच्चों को बाद में वो धीरे धीरे वो बिक जाती है। तो इस तरह उनके खेत छोटे होते चले जाते हैं। तो ये सब स्थिति काफी मतलब है। इस पे गांधी जी ने बहुत सारे नियम भी बनाए थे उन दिनों। हाल के दिनों में पता नहीं उस पे कितना लागू किया गया, जिसमें करीब 19-20 उन्होंने नियम बनाए थे 1921-22 में कि इन सब चीजों को हमारे देश के इसमें रखा जाए हमारे संविधान के इसमें, जिसमें कुछ लोग है कि घर घर में चरखे का प्रचलन करना, दूसरे कामों में जितना समय बचे स्त्री पुरुषों को सूत काटने में लगाना, विदेशी माने बाहरी चीजों का जो भारत में आता उसको कम से कम उपयोग करें। और इस प्रकार बहुत सारी चीजों का जो हम अपने प्रधान या पंचायत के पास जाते हैं वहां न जाके अपने मिल बैठ करके उसका करें। तो इस तरह काफी मतलब चीजों को गांधी जी बढ़ावा देते थे। तो मेरा यही कहना है कि आप किसी भी तरह किसी भी रोजगार से लोगों को जोड़िए, और किसानों को खासकर हाल के अभी जो सरकारें बनी हैं और आगे भी जो रही हैं, जैसे गणपत ने बताया कि औद्योगिक क्रांति के उसको उतना लागू नहीं किया गया, उस तरह नहीं माने लोगों पर गांव के लोगों या किसान के इससे जोड़ा गया, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। तो इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर सरकार काम करती है, उनकी संवेदना को ध्यान में रखते हुए कुछ मिल बैठ करके करती है, तो आगे इसका हल बहुत ही अच्छा होगा। और बस यही मैं कहना चाहूंगी। और आगे और इस विद्वत जन बैठे हैं जो इस पे अपनी दृष्टिकोण डालेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई कि ऐतिहासिक प्रसंगों के अतीत में हमारे देश में इस तरह के मोड़ कब कब आए जब किसान हमारे इतिहास के। एक वक्ता हमारे साथ जुड़ने वाले थे सुरेश कांटक जी, जो कि शायद खराब नेटवर्क की वजह से नहीं जुड़ पाए। उन्होंने अपनी एक टिप्पणी लिख के भेजी जो मैं पढ़ देना चाहता हूँ। कांटक जी लिखते हैं कि किसान का उत्पादन उत्पादन की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। ये उत्पादन कैसे होगी? यदि उत्पादन की लागत कम नहीं होगी तो खेती घाटे का ही काम रहेगा। अब सवाल मुख्य जो है वो एमएसपी का है। द्वारा निर्धारित एमएसपी पर अनाज का खरीदार ही नहीं मिलते, इसलिए बहुत कम अनाज एमएसपी पर बिकता है। जो भी दीपक जी भी इस बात
पर जोर दे रहे थे। कानून द्वारा ये निर्धारित होना चाहिए कि जो भी अनाज बिकेगा वह एमएसपी पर ही बिकेगा, तभी किसानों को राहत मिल सकती है। लेकिन जो अभी जो कानून आए हैं, वो कानून उन कॉर्पोरेट घरानों को बल देते हैं, लेकिन उन किसानों को के हितों का ध्यान नहीं रखते हैं। उन कॉर्पोरेट घरानों के पास पूंजी है, वे पूरा अनाज मनमानी कीमत खरीदने के लिए स्वतंत्र है। इन कानून सीमा भी हटा दी गई है। नतीजा ये होगा कि किसान अपना अनाज उसमें बेचने के लिए बाध्य हो जाएंगे और बाद में वो मनमानी कीमत जी। वसूल करेंगे। इसलिए यह आंदोलन एक सही निर्णय है। इसी तरह की बात जो कंटक जी के विचार है, उसी तरह की बात हमारे एक और फेसबुक लिखी है। अभी जब हम यहाँ कुछ हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, और वो लिखते हैं, सैयद नजमुल रजा रिजवी साहब जो है वो लिखते हैं कि ये जो आंदोलन है उसमें एमएसपी की जो मांग है वो मुख्य है, क्योंकि एमएसपी पर ही फसलों का न बिक पाना किसानों की गरीबी का मूल कारण है। और इस टिप्पणी के साथ ही अभी हमसे जुड़ चुके हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और एमपी सिंह सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत जुड़ने के लिए। थोड़ी मुश्किल हुई थी नेटवर्क की वजह से, लेकिन अच्छा है कि आप हमसे जुड़ पाए। अभी आप फिलहाल हमारे 2 वक्ता बोल चुके थे, वो किसानों की जो वर्तमान और जो अतीत में जो स्थितियाँ है उस पे उन्होंने एक निवेदन है कि वो अपनी बात रखें, क्योंकि आपका नेटवर्क थोड़ा-सा होता है, तो पहले आप रख लेंगे अच्छा रहेगा। गणपत जी किससे निवेदन कर रहे हैं? महेंद्र जी, दीपक जी को सुन मैंने पा रहे हैं? सुना, लेकिन महेंद्र जी से। हेलो, महेंद्र आपसे कर रहे हैं। अच्छा मेरे से। जी। देखिए, आप ही से कर रहे नमस्कार सबको, दीपक जी को भी, देवेंद्र हैं। जी जी, सबको नमस्कार। हाँ, मैं गांव में हूं और मैंने कई किसानों, जो किसान अब किसको कहते हैं, ये पहला मेरे मन में बार बार ये सवाल उठ रहा है कि हम किसान की संज्ञा किसे देते हैं? जो खेत में उपजाते हैं, जोत करके, बो करके, या जो जमीन के मालिक हैं? क्योंकि जो मालिक हैं वो एक फिक्स्ड पैसे पर, फिक्स्ड अमाउंट पे जोतने वाले को दे देते हैं, और वो चाहे उनको नफा हो नुकसान हो वो पैसे ले लेते हैं। अब रह गए जोतने वाले, यानी मालगुजारी पे लेते हैं या बटाई पे लेते हैं। बटाई वाले तो फिर भी थोड़ा सेफ है, लेकिन जो पैसे दे करके 1 साल के लिए लिए, मेरे समझ से असली जो भुक्तभोगी हैं वही हैं। जो खेत के मालिक हैं वो तो अपना रेंट वसूले, थोड़ा ज्यादा जो भी है वो तो निकल लिए कैश लेकर के, लेकिन अब अनाज का दाम सही लग रहा है या सब्जियों के दाम उनको मिल रहे हैं लागत के हिसाब से, और उनकी जो मेहनत है वो निकल पा रहा है कि नहीं, ये उनका कंसर्न है। खेत के मालिकों का कंसर्न उतना नहीं है। मैंने वैसे लोगों से अपने गांव में बात की, कम से कम 10 लोगों से, कि भाई ये जो किसान आंदोलन है उसके बारे में तुम्हें कोई जानकारी है? उन्होंने कहा कि साहब नहीं जानकारी। खेत के मालिकों को जानकारी है, और खेत के मालिक जो बैठे हैं वो बाजार में बैठ जाते हैं, साफ साफ कुर्ता धोती एकदम प्रेस किया हुआ पहन के बाजार में बैठ जाते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं, उनको खूब जानकारी है, लेकिन वो खेती करने नहीं जाते। असली किसान हम उनको नहीं कहेंगे, लेकिन जमीन उनकी है, वो खेती करने नहीं जाते। उनको सब जानकारी है, क्योंकि उनके पास अखबार पढ़ने का वक्त है, उनके पास राजनीतिज्ञों से बातचीत करने का वक्त है, राजनीति में जो लोग हैं एक्टिव, उनसे उनका आमदरफ है, मिलते जुलते हैं।
महेंद्र जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। वो किसान की संज्ञा दे रहे थे। कि लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। समस्या है जहां 200 मन 100 मन अनाज होता है, यानी जहां नहर क्षेत्र है, जहां उपजाऊ क्षेत्र है, जहां बड़े बड़े किसान हैं, ये उन लोगों की समस्या है जहां सरकार खरीदने जाती है। हमारे यहाँ तो सरकार की आती ही नहीं, हम तो अपने लिए उपजाते हैं, कुछ बाजार में जाके बेचते हैं, बाजार में बैठ के जो भाव मिला सो बेचते हैं, मंडी जहां लगता है वहां जाके बेचते हैं। क्या कानून है हमको पता ही नहीं। हाँ, भाव गिरता है तो बड़ा कष्ट होता है। अब आलू का रेट अगर हमारे यहाँ से 10 रुपए किलो हो जाता है या 12 रुपए किलो अगर दे जाता है खरीदार, तो लगता है कि मेरा मजदूरी भी नहीं निकला। लेकिन ये आंदोलन किस लिए, ये हमको नहीं पता। अब दीपक जी की बात हम नहीं सुन पाए क्योंकि हमारे पास सिग्नल नहीं आ रहा था, और इन्होंने 97 से शुरू करके कल, आज और आने वाला कल के बारे में कुछ बताया इन्होंने, दीपक जी ने। मैं चाह रहा था कि सुनूं, लेकिन मेरे यहाँ वो सिग्नल का प्रॉब्लम था। अब है कि दूसरा, इन लोगों की समस्याओं का, जो हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान हैं और इनकी खेती सिंचाई पद्धति, हमारे यहाँ नहर नहीं है, सिंचाई पद्धति है सरकारी ट्यूबवेल और प्राइवेट ट्यूबवेल। तो सरकारी ट्यूबवेल में जो चैनल्स बने हुए थे, किसान कहिए या मजदूर कहिए, वो चैनल को जो कराहा मिट्टी भरा गया था, लोग काटते चले गए। खुद गांव के लोग उसको काट काट के, और हवा में खड़ा है चैनल, सीमेंट जो भी लगाया शुरू में जो बनाया, और धंस गया, पानी आया गिर गया। तो गांव के लोग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। भाई माटी काट रहा है, कोई बच्चा माटी काट रहा है करा के नीचे से, और दूसरा देख रहा है, लेकिन वो टोकता नहीं। पहले के लोग टोकते थे, डांटते थे। पहले के किसान जो होते थे बुजुर्ग, वो डांटते थे। और सरकार ने जो ट्यूबवेल बनाया, उसके लिए चैनल बनाया, वो सालों साल काम किया। अब जो है किसी को कोई मतलब नहीं है, वो काट रहा है, भाई मैं क्यों पंगा लूं, बाकी लोग चुप हैं तो मैं क्यों पंगे लूं। तो ये किसानों की बदहाली जो है, हम मानते हैं कि सिस्टम का दोष है, और सिस्टम में कई किसान के बेटे मंत्री पद पर आसीन हुए। उन्होंने जहां तक बन सका किया, सरकारी तंत्र को उतना मजबूत नहीं बनाया, नहीं हो पाया। जो भी वो एक बार करने से नहीं होगा, ये नियमित रूप से करने से ही किसानों की बदहाली दूर होगी। कहना चाह रहा हूं कि किसानों के अपने दायित्व को भी निर्वाह करना होगा, उनको अपने दायित्वों का भी निर्वाह खुद करना होगा। जैसे मैंने एक बात कही कि जो चैनल्स बने हुए, जो कराहा बना हुआ, जो सिंचाई के लिए उनके खेत तक पानी पहुंचाता है, उसको गांव का ही आदमी, उन्हीं का भतीजा, उन्हीं का पड़ोसी काट रहा है, उसको कोई नहीं देखने वाला। जो सड़क तक, उनके खेतों तक जो जा सकता था रास्ता, उस रास्ते पे कोई अवैध निर्माण कर रहा है, अपना घर का बाउंड्री लगा दे रहा है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। क्यों भाई, हम क्यों पंगे लें, हम क्यों पंगे लें। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना एक नियति बन गई है, और सरकार का धन जनता का धन, यानी किसी का नहीं। पहले बात होती थी कि अगर सरकार का धन है, सार्वजनिक धन है, सार्वजनिक चीज है, तो वो सबका है। अभी मैं देख रहा हूं एक माइंडसेट कि वो किसी का नहीं है। और जब कोई भी विकास का कार्य हुआ, सरकार ने किया, और आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले कांग्रेस सरकार ने निर्माण किया होगा,
तो उस वक्त ये फीलिंग था कि ये सबका है और सबको बचाना है। आज ये किसी का नहीं है। तो बाकी पक्ष मैं सुनना चाहूंगा, इससे ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहूंगा। दीपक जी, गणपत जी, अगले वक्ता को आमंत्रित कीजिए, मैं भी सुनूं, क्योंकि मैं अभी तक सुन नहीं पाया, बस बोलने के टाइम में ये क्रोम में रखा तो आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र प्रसाद सिंह। आप गांव में थे और हम जानते हैं कि नेटवर्क की समस्या रहती है, और हमसे आप जुड़ पाए, तो हमारे तरफ से भी आपका धन्यवाद। हम लोग यही बात कर रहे थे इस बीच में कि जो है किसान का जो एक बड़ा दायरा है जिसको हम किसानों के रूप में मांगे, दीपक जी ने भी इस बात को रेखांकित, वो जो एमएसपी का जो दायरा है उस दायरे से जुड़ ही नहीं पाए। और हमारे जो फेसबुक पे रहे हैं उनका भी यही कहना है कि बड़ी समस्या दायरे में आता ही नहीं। इस बात को ही एक बड़े नजरिए में कहने का प्रयास दीपक जी ने किया था। और रश्मि थोड़ी बहुत आप सुन पाए, उन्होंने ऐतिहासिक प्रसंगों में कि कैसे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जीवन का में बदलाव लाने वाले ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ क्या थे, पड़ाव क्या थे, उनको रेखांकित करने का काम उन्होंने किया था। हम अपनी बात को आगे बढ़ाए, इससे पहले प्रोफेसर देवेंद्र चौबे अपनी बात रखें। मैं एक दो बातें संदर्भ में रखना चाहूँगा कि हमारे देश में जो भूमि सुधार की जो पूरा अवधारणा जो आई थी वो एक रूप में नहीं आई थी। कहीं पर भी हर जगह उसका रूप अलग अलग रहा था। लोग कई सरकारों ने अपने हिसाब से कर लिया, भूमि सुधार नहीं करके दूसरे उपायों के साथ गई, पहली बात। दूसरी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो भौगोलिक स्थिति है वो एक समान नहीं है। हमारे देश में राजस्थान है जहाँ पे सूखा पड़ता है, हमारे देश में एक जो बिहार में हर साल बाढ़ आती है, उधर हम उत्तर पूर्व की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे जो है साल के कुछ में ही डूबे हुए रहते हैं। दक्षिण में 2 बार मानसून आता है, तो ऊपर की तरफ आएंगे तो वहाँ पे बर्फ जो है पड़ी रहती है। तो ये सब जो चीजें खेती को प्रभावित करने वाली चीजें हैं। हमने मान लीजिए कि जो है किसान ने फसल बो दी और पता चला कि अभी जो मौसम है उसमें बारिश हो गई, तो पता चला उसका तो वो सब नुकसान हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश की जो भौगोलिकता है, किसानों को कैसे चैलेंज करती है। हम लोग जो स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे टीचर लोग पढ़ाते थे कि जो है भारतीय कृषि जो है वो मौसम का जुआ है। आपका मानसून कैसा आ रहा है उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा, उस पर निर्भर करेगा। तो ये इलाके जो पूरा है, पंजाब है, हरियाणा है, और उसके साथ में आप हमारा जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाला जो इलाका है वो थोड़ा सा इन सारी परिस्थितियों से बचा हुआ रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे उस रूप में बाढ़ नहीं आती है। अब आने लगी है, लेकिन परंपरागत रूप से यहाँ बाढ़ नहीं आती थी, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ सूखा नहीं पड़ता था, पानी पर्याप्त हमें मिल जाता है। और पानी मिलने के साथ साथ वेस्टर्न डिस्टेंस जो वो एक जो यहाँ पे पानी की कमी को धीरे धीरे पूरा करता रहता है। तो ये सब जो कारण है वो हम देखेंगे राजस्थान में तो वहाँ पे यह नहीं मिलेगा, या फिर दूसरी तरफ जो है आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जो प्राकृतिक रूप से जो फसलों को वो इस एरिया में नहीं पहुंचता था, तो यहाँ के किसानों की समृद्धि का एक वो कारण भी हमें देखा जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा प्रसंग में आया और बहुत सारे लोग जानते हैं इस बात को कि बहुत सारे लोग बिहार से, उत्तर राजस्थान से पंजाब में खेतों में काम करने के लिए, मजदूरी के लिए जाते हैं। वो खुद भी मजदूर है, किसान है, लेकिन वो वहां जाकर काम करते हैं। तो ये कुछ एक चीज है जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम बात करते हैं। और दूसरा ये है कि जो बात MP सिंह रख रहे थे वो बातचीत इस आंदोलन में, वर्तमान आंदोलन, बहुत सारे लोग रख रहे हैं कि ये तो धनी किसानों का आंदोलन है, आम किसान का स्वर इसमें नहीं है। लेकिन बात वही है जो कि हम यहाँ पे रख रहे हैं कि जो सामान्य, तो जिनको हम किसानों के लिए, जिनको हम जानते हैं, वो लोग बहुत छोटे पैमाने पे खेती करते हैं,
लेकिन हमारा जो देश का खाद्यान्न संकट जो था, जिससे हम आत्मनिर्भर बने, ये जो हरित क्रांति जो आई थी, उस पर जो उसको सफल करने का जो काम है, वो सब काम करने वाले यही किसान है, जिनको आज हम धनी किसान या सामंती कह देते हैं। तो ये चीज जो है हमें ध्यान रखने की इस बात के लिए जरूरत है। हम आगे बढ़ते हैं, प्रोफेसर चौबे को बुलाने। उससे पहले फेसबुक पे सुरेश कांटक जी ने कमेंट लिखा है, वो मैं पढ़ देना चाहता हूँ। भारत में किसान आंदोलन नया नहीं है, किसान हमेशा ही अपनी लड़ाई लड़ते रहे हैं, आज़ादी के पूर्व भी और बाद में भी। कभी वे अंग्रेज सरकार से लड़ते थे, कभी जमींदार से। इसकी शुरुआत 1859 से ही हो गई थी, जब दत्ती प्रथा के विरुद्ध किसानों ने आंदोलन छेड़ा था। बंगाल में पाबना विद्रोह 1859 से 1873 तक कृषक संघ ने संघर्ष किया था। तेभागा में भी आंदोलन हुआ था, बंगाल में भी आंदोलन हुआ था, जिसमें 15 जिलों के किसान शामिल थे। इसी के साथ सैयद नजरुल रजा रिजवी साहब जो है, उन्होंने भी कमेंट किया है कि भूमिहीन किसान सर्वाधिक पीड़ित है, और जब जमीन का कॉर्पोरेटीकरण हो तो वही किसान जो भूमिहीन किसान है वही सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि उनके जो मजदूरी है वो कॉर्पोरेट तय करने के बाद। इन के साथ ही मैं आमंत्रित कर प्रोफेसर अपनी बात रखने के लिए। प्रोफेसर देवेंद्र चौबे को सभी लोग जानते ही हैं। वे एक कथाकार, कवि होने के साथ साथ आलोचक और इतिहास में भी अपनी हस्तक्षेप रखते हैं अपना, और उसके साथ साथ समकालीन जो मुद्दे हैं उन पर समझ रखते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर देवेंद्र चौबे। धन्यवाद गणपत, बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। और जिस तरह से दीपक जी ने अपनी बात की शुरुआत की इस बातचीत में, और रश्मि जी ने ऐतिहासिक संदर्भों को रखा, और महन जी ने समकालीन जो सवाल है उसको लेकर के बातचीत की। अब मुझे बार बार लगता है, खास करके जो किसान आंदोलन आज हो रहा है देश में, या पहले भी जो हुए हैं, जिसकी तरफ रश्मि जी ने और सुरेश कांटक ने भी इशारा किया, कि मुझे बार बार लगता है किसान जब आंदोलन करता है तो उसके पीछे कुछ कारण होता है, और उसका जो सबसे बड़ा कारण होता है कि उसको मन में कुछ भय होता है, और भय दो चीजों से होता है। एक, जो वो महाजन से जो उधार लेकर के अपना खेती बाड़ी करता है, जिसकी तरफ लागत की बात सुरेश कांटक जी कर रहे थे, तो उसकी लागत तो लगातार बढ़ते जाती है। उधार लेकर के काम करता है, और काम करके जब उसको लागत का पूरा उसका वसूली नहीं होती है, उसे मुनाफा नहीं होता है, तो बहुत परेशान होता है। और इसी से जुड़ी जो दूसरी समस्या है, जे ही वो परेशान होता है, उसके हाथ से उसकी जमीन छीनने का डर उसके मन में आने लगता है। तो किसान जो सबसे अधिक भयभीत होता है, जमीन के छीनने से होता है। हम लोग ध्यान में रखें कि जो सिपाही विद्रोह हुआ हिंदुस्तान में 1857 में हुआ, उसके पीछे भी किसानों की सबसे बड़ी भूमिका थी। कई लोग कहते हैं कि वो किसान पुत्र थे जो 1857 के संघर्ष में लड़ रहे थे। और कहीं न कहीं बाद के दिनों में जो शास्त्री जी ने जो जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और लोग कहते हैं कि उसी समय बहुत सारी नीतियाँ बनी थी हरित क्रांति की, जिसकी तरफ बहुत सारे हमारे मित्रगण इशारा करते रहे, कि जो कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम साहब थे, जो उन्होंने हरित क्रांति का पूरा एक खाका हमारे सामने रखा था। लेकिन तब किसान अपनी तब्दीली को लेकर के तैयार हो गए थे, लेकिन उन्होंने एक और इशारा किया था उस जमाने में, कि अगर किसानों को कोई नुकसान होता है तो सरकार उनकी जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई करेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि किसान के मन में जो भय है कि जो नए तरह के जो नियम कानून आते हैं, उसमें हमारी पुरानी चीजें चली जाएगी। और आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी मनुष्य अपनी पुरानी चीजों को जल्दी छोड़ना नहीं चाहता है, ना अपने घर को, ना अपने दालान को, ना अपने बैल को, ना खेत को, खलिहान को। कोई भी मनुष्य अपनी पुरानी चीजों से जल्दी मुक्ति नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता, ये उसका स्वभाव होता है, क्योंकि उसके साथ उसका गहरा लगाव होता है। आप कल्पना करेंगे, जब सोवियत क्रांति हुई थी और वहां पर बड़े पैमाने पर माइग्रेशन किया जा रहा था उज्बेकिस्तान के किसानों को, मतलब कजाकिस्तान में या ताजिकिस्तान में, तो किसानों को जो सबसे बड़ा दुख था कि ठीक है, हमारी तरक्की हो रही है, हमारा विकास हो रहा है, लेकिन जो हमारे हाथी, हमारे जो ऊंट हैं, जो हमारे घोड़े हैं, वो हमें छोड़कर जाने के लिए कहा जा रहा है। और वो किसान जो थे, वो अपने ऊँटों को छोड़ना नहीं चाहते थे, अपने घोड़ों को छोड़ना नहीं चाहते थे, अपने घरों को छोड़ना नहीं चाहते थे।
तो जो सबसे बड़ी मुझे दिक्कत लगती है इस पूरे परिवेश में कि किसान को लगता है कि अगर सत्ता के केंद्र हैं, अगर उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे साथ जो भी समस्या होगी, जो भी हमारे ऊपर मतलब चाहे आर्थिक दिक्कतें हो चाहे सामाजिक दिक्कतें हो, उन हर चीज की मतलब सपोर्ट में कहीं ना कहीं व्यवस्था हमारे साथ खड़ा होगी। और जब किसानों को लगता है कि व्यवस्था हमारे साथ खड़ा नहीं हो रही है और उसके बाद उनकी जमीन छीनने का जो डर होता है वो उनको सबसे अधिक परेशान करता है। अभी महन जी बहुत सारी बातें कह रहे थे। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में मुझे बहुत उतना फैक्चुअल नहीं है, लेकिन मेरे ज़हन में आ रहा है कि 1 एकड़ से जिन किसानों की ज़मीनें कम होती हैं उनको हम लोग मार्जिनल फार्मर की श्रेणी में रखते हैं। और फिर कहा जाता है कि 2.5 एकड़ तक का जो पूरा ज़मीन का जो हिस्सा होता है वो एक तरह से स्मॉल फार्मर होते हैं और उनके पास 2.5 एकड़ से अधिक ज़मीनें होती हैं, वो एक बड़े किसान के रूप में आते हैं। तो जिस बात की तरफ डॉक्टर गणपत इशारा कर रहे थे कि हमारा जो भारत का जो कृषि तंत्र है मूलतः ये जो हमारे मार्जिनल फार्मर हैं और उसके साथ-साथ जो स्मॉल फार्मर है उन पर ही टिका हुआ है। जो सीमांत किसान हैं और जो छोटे किसान हैं वो हमारे देश के कृषि तंत्र की रीढ़ होते हैं। बड़े किसान तो ठीक उनके पास बहुत अधिक ज़मीनें हैं, वो ज़मींदार की तरह रहते हैं और ज़ाहिर है कि उनकी एक अलग भूमिका होती है पूरे देश के विकास में भी और समाज के विकास में भी। लेकिन जो लोग भी गाँव से संबंध रखते हैं, वो जानते हैं कि किसान को जो सबसे अधिक समस्या होती है हर चीज़ में, जहाँ पे उनको भय होता है, एक तो ज़मीन छीनने का, दूसरा उनके पास कैश मनी नहीं होता है। अभी हाल ही में आपने देखा कि हरियाणा में किसानों ने बाजरे की खेती की और सरकार के कहने पर बाजरे की खेती किया। लेकिन जब उसमें बहुत सारी टेक्निकल दिक्कत है कि हमारे बहुत सारे किसान अब उस तरह से उतने अभी अब टेक्निकल मामले अपग्रेड नहीं हुए हैं कि हर चीज़ के लिए वेबसाइट पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करें। ज़ाहिर है कि इसमें एक हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, जो किसानों को इस मामले में भी सपोर्ट करे। उनके हर चीज़ को एक तरह से अपडेट करने की कोशिश करें, लेकिन ज़ाहिर है किसान अगर खेती-बाड़ी में अगर ध्यान नहीं देकर इन सारी बातों पर ध्यान देगा, तो फिर बहुत मुश्किल होगी। और कहीं न कहीं कहा जाता है कि जो भी नियम कानून बनते हैं, उसमें जिस समाज के लिए, जिस टारगेट जो ग्रुप होता है, जिसके लिए हम नियम कानून बनाते हैं, उसकी उसमें भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है। और जो दिक्कतें पैदा हो रही है, इसीलिए हो रही है कि बहुत सारी चीज़ों की पॉलिसी या नीति के निर्धारण में उन किसानों की भूमिका नहीं होती है, उनसे ठीक से बातचीत नहीं होती है, जिसके चलते बहुत सारी दिक्कतें हमारे सामने आती है। तो किसानों से बातचीत करने की बहुत अधिक ज़रूरत हमारे सामने आती है और बिना उनसे बातचीत किए आप मान के चलिए कि देश की जो पूरी नींव खड़ी होती है, कहा जाता है कि देश बाउंड्री से नहीं बनता है, बल्कि देश देश में रहने वाले लोगों से बनता है। और अगर किसान हमारे देश के 70% आबादी के हिस्से हैं, तो कहीं न कहीं उनके होने का एक अर्थ है और उनको साथ में लेकर चले बिना देश का विकास संभव नहीं है। डॉक्टर गणपत जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपकी। और ये बात शुरुआत में इस बात को रेखांकित करने का प्रयास इसीलिए किया था, एक समस्या है जो कि हम हर एरिया में देखते हैं और ऐसा नहीं कि कोई अभी की सरकार की वजह से ये है, ये समस्या सरकारों के साथ रही है और अपने देश में ही नहीं, जैसे आपने अभी सोवियत यूनियन का उदाहरण दिया, हर जगह ऐसी समस्या रही कि जो स्टेक होल्डर है उस नीति से जो प्रभावित होने वाले हैं, उनसे ही बात उस दौरान में उस प्रक्रिया के तहत नहीं की जाती कि वो क्या चाहते हैं। उनके जो डर है, उनकी जो आशंका है, उन आशंकाओं को हम किस तरह से देखना चाहेंगे, उनको आशंका से एड्रेस करना चाहेंगे। एक प्रश्न अभी इसी किसान आंदोलन के दौरान जो है कहीं पर से ये बात तो शायद अभी आपने भी रेखांकित किया था कि जब हरित क्रांति के लिए जब सारे उपक्रम किए गए थे, तो उस दौरान किसानों में भी बहुत सारी आशंकाएं थी। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए उस समय उनको कहा था कि आपके कुछ जोखिम होगा तो उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी, जो खरीदारी गवर्नमेंट करेगी। ऐसा नहीं कि आपकी जो है धन है जो आप उपजाएंगे, कुछ नुकसान हो जाएगा तो वो उसका जो है जोखिम रहेगा। तो ये बात जो है वो हर एक स्टेक होल्डर के साथ ज़रूरी होती है जब आप करने के लिए जाए, कुछ भी काम में से आप करने के लिए जाए सोसाइटी के लिए।
तो समाज में, और ये सिर्फ सरकार के साथ ही लागू नहीं होता है, ये हर जगह लागू होता है। हम देखते हैं भी अपने दोस्तों के बीच भी, अपने स्कूल में, अपने ऑफिसेज में, अपने कॉलेजेस में, हर जगह कि आप कोई कुछ नया करने जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उस बारे में उस स्टेक होल्डर को हम लोग बताते हैं कि कोई बात नहीं, कोई कुछ गड़बड़ हो, हम लोग हैं। ये बात मुख्य होती है उस स्टेक होल्डर के साथ कर। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें से निकल के आ गई। और अगर ऐसा होता है तो वही सच्चा लोकतंत्र है। सच्ची डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि सारे लोग मिलजुल कर। और जो विद्वान है अमर्त्य सेन, जिन्होंने इस दौर पे कुछ महत्वपूर्ण किताबें लिखी, बहुत महत्वपूर्ण काम किए, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, उसके साथ ही मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जो है वो प्रक्रिया का नाम है और प्रक्रियाओं में समय लगता है। तो इसलिए अगर आप जल्दबाजी करना चाहते हैं और उस जल्दबाजी में लोकतंत्र अगर को खतरा, क्योंकि जब आप प्रक्रिया से हैं तो उस प्रक्रिया के दौरान, उस प्रक्रिया के पालन में सारे स्टेक होल्डर्स को आप अपने साथ लेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी आशंकाएं जो है उनको आप संबोधित करेंगे, तो ये एक लोकतंत्र का भी एक दायरा विस्तृत होगा। सभी जो फेसबुक पर हम लोगों को सुन रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस तरह के कार्यक्रम लेकर आएंगे। आपने हमसे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गणपत जी।